गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने फाइलम सीलेंडेटा को शुरू किया था और फाइलम सीलेंडेटा में लगभग हमारे 12 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, उससे आगे के पॉइंट आज अपने को एक्सप्लेन करने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सीलेंडेटा में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, इनमें क्या होता है, जंतुओं में आधार वाले भाग से शिखर वाले भाग तक शरीर के मध्य में एक सीलेंट्रॉन नामक कैविटी पाई जाती है, जिसे जठर गुहा भी कह दिया जाता है, के कारण जितने भी जंतु उसमें आते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, सीलेंडेट्स। और फाइलम का नाम उस सीलेंट्रॉन कैविटी के आधार पर क्या रखा गया, सीलेंडेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था ल्यूकार्ट, जिन्होंने 1847 में इस संघ को नाम दिया, और इसके बाद हैशटैग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1878 में इसको निडेरिया नाम दिया, क्योंकि जंतुओं का शरीर दो स्तरीय होता है। और जो बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस के ऊपर विशेष प्रकार की नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इस फाइलम की विशेषता को दर्शाता है। और उन दंश कोशिकाओं के कारण हैशटैग ने इसे निडेरिया संघ में रख दिया, अर्थात निडेरिया संघ बता दिया। तो आप सीलेंडेटा भी कह सकते हो, निडेरिया भी कह सकते हो, लेकिन दोनों का कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिसको हम कौन सा नंबर देंगे, 13 नंबर देंगे। और वो जो 13 नंबर है, वो 13 नंबर में अपने को क्या बताना है, इसमें बताना है यह पहला संघ है जिसमें जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात आदिम प्रकार का, प्रीमिटिव, आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले फाइलम के किसी भी जंतु में तंत्रिकाएं नहीं होती है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थात क्या बताओगे कि यह पहला ऐसा संघ या फाइलम होता है जिसमें जंतुओं में तंत्रिकाएं विकसित होती हैं, और वो तंत्रिकाएं दोनों सतह में फैलकर एक जाल जैसा बना देती हैं, और उसी जाल को क्या कह रहे होते हैं हम, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कह रहे होते हैं, जो कैसा होता है, प्रीमिटिव, आदिम प्रकार का, क्योंकि यहाँ से ही इसका आरंभ हुआ है, इनिशिएशन हुई है, इसलिए हम इसको प्रीमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात 14वां
नंबर, इसमें हम बता रहे होते हैं कि जो जंतु होते हैं, जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं, द्विलिंगी हो सकते हैं। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब होता है वे जंतु जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाए, और एक लिंगी वे होते हैं जिनमें या तो मादा जनन अंग होंगे या नर जनन अंग होंगे। नर जनन अंग होंगे तो वह जंतु नर या मेल एनिमल कहलाएगा, और मादा जनन अंग होंगे तो वह जंतु फीमेल एनिमल कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात 15 पॉइंट, इसमें हम कह रहे होते हैं इन जंतुओं में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है, जनन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रकार का जनन होता है। अगर लैंगिक है तो नर और मादा युग्मक के मिलने से होगा, अलैंगिक जनन है तो वहां पर युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, यहां पर हम कह रहे होते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, इसके पश्चात 16, इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि जब जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद बनने वाला जो जायगोट होता है उसमें जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कह रहे होते हैं भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। अर्थात लार्वल अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? लार्वल, अर्थात प्ले नूला लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्ले लूना लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके पश्चात 17वां पॉइंट, इसमें हम कह रहे होते हैं पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्था की मध्य पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
जिसे समय का अंतरण या मेटाजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये दो रूपी होते हैं। एक इसमें पॉलिप अवस्था होती है, दूसरी मेड्यूसा होती है। पॉलिप अवस्था में पाए जाने वाले जंतु स्थानबद्ध और बेलनाकार होते हैं, जिसमें अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। मेड्यूसा में पाए जाने वाले जंतु छत्राकार, छाती के आकार के तथा स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं, जिसमें लैंगिक अवस्था पाई जाती है। लैंगिक और अलैंगिक अवस्थाओं का जो एकांतरण होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, मेटाजेनेसिस। अर्थात पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाओं के मध्य पीढ़ी एकांतरण या एकांतरण पाया जाता है, जिसे समय का अंतरण या मेटाजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ये आ गया 18 पॉइंट, और इसमें हम कह रहे होते हैं इन जंतुओं में अपार पुनरुद्ध भवन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, पुनरुद्ध भवन का मतलब मैंने क्या बताया था, रीजेनेरेशन। अर्थात जंतुओं के शरीर का यदि कोई भाग टूट करके हट जाता है तो जंतु उस टूटे हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है। इस क्रिया को पुनरुद्ध भवन या रीजेनेरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें हाई ग्रेड क्लास या हाई ग्रेड रीजेनेरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। अर्थात जंतु का कोई भी पार्ट टूटकर अलग हो जाता है तो जंतु उस भाग को पुनः बना लेता है, इसलिए कह रहे होते हैं कि इसमें पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और यह क्षमता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें अंतराली कोशिकाएं होती हैं। इन जंतुओं में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, यही किसका रीजन होता है, पुनरुद्ध भवन क्षमता का। इनमें जो पुनरुद्ध भवन क्षमता होती है ये केवल और केवल किस कारण से होती है, अंतराली कोशिकाओं के कारण। ठीक है, अब देखिए इस फाइलम में आने वाले जितने भी आप उदाहरण चाहो लिख सकते हो। एग्जाम्पल, इसमें एक नाम दिया जा सकता है हाइड्रा का। जिस तरह से गन्ने का पौधा होता है ना, सेम बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है हाइड्रा। हाइड्रा के बाद में ऑवेलिया, ऑवेलिया के बाद में ऑरेलिया। इसको जेली फिश भी कह देते हैं। कौन सी फिश, जेली फिश या सन फिश भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मिलीपोरा। इसको यदि चाहो तो दंश कोरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंश कोरल। इसके बाद में पॉरपिटा, इसके बाद बैलेला,
इसके बाद में मैड्रीपोरा, मैड्रीपोरा के बाद अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कॉरेलियम। इसको लाल कोरल भी कहा जाता है। इसके बाद में एल्सायोनियम, एल्सायोनियम, इसको डेड मैन फिंगर भी कहा जाता है, डेड मैन फिंगर। जिस तरह से मृत आदमी की उंगलियां हो जाती हैं बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में फाइशेलिया, इसे पुर्तगाली जहाज या सैनिक के नाम से भी जानते हैं, पुर्तगाली सैनिक या जहाज। इसके बाद में गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, इसे समुद्री पंखा भी कहा जाता है। इसके बाद में चाहो तो यहाँ पर एक नाम दे सकते हो, समुद्री पेन, इसको कहा जाता है सी पेन, ठीक है, जिसे हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, समुद्री पेन या सी पेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से ये सारा का सारा आपका फाइलम कंप्लीट हो जाता है, जिसे आसानी से आप बता सकते हो, ठीक। कौन सा फाइलम कंप्लीट होता है, शिलेंडेटा, हाइड्रा, ऑवेलिया, ऑरेलिया, मिलीपोरा, पावरपेटा, बैलेला, मैड्रीपोरा, कॉरेलियम, एल्सायोनियम, फाइशेलिया, गॉर्गोनिया, एडम्सिया भी आता है जिसको सी एनिमून कह रहे होते हैं, या इसको ब्रेन कॉरल भी कहा जाता है, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और पेनेटूला जिसको हम समुद्री पेन भी कह रहे होते हैं वो भी आता है, पेनेटूला, चाहो तो क्या कह सकते हो, पेनेटूला, जिसको समुद्री पेन भी कह दिया जाता है, पेनेटूला। और मैंड्रीना, जिसे ब्रेन कॉरल भी कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारे आप दिखा सकते हो, जिनको हम यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके पश्चात नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं हम, एक छोटा सा फाइलम आता है जिसका नाम है टीनोफोरा। क्या नाम है, टीनोफोरा, बहुत छोटा फाइलम है। टीनोफोरा, ठीक है। इसके यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स, जितने भी फाइलम आएंगे इनमें हमें अधिकतर किस पर ध्यान देना है, कैरेक्टर्स पर, लक्षण पर, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन कैरेक्टर में पहला जो कैरेक्टर आता है, लक्षण आता है, वो होता है कि ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। केवल और केवल कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में।
सभी समुद्री प्राणी होते हैं। ऑल आर मैरिन। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे समुद्री होते हैं। सेकंड, शरीर द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय होता है अर्थात एक बाह्य सतह और एक आंतरिक सतह तथा द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति, इसको कह रहे होते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। पाई जाती है। ठीक है, जैसे यदि हमारा ये शरीर है, इसको यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर दें तो दो पार्ट बन जाएंगे, और दोनों पार्ट में अगर आप सतह देखोगे तो फिर वापस वही बनेगी, एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। इसको हम कह रहे होते हैं पार्श्व सतह, लैटरल साइड। तो एक तो ये लैटरल साइड होगी, एक ये लैटरल साइड होगी, तो कितनी हो गई? दो। तो बाइलैटरल होगी कि नहीं हो गई? इसलिए इसमें जितने भी जंतु आते हैं टीनोफोरा के अंतर्गत, उनमें कैसी सिमेट्री पाई जा रही होती है? द्विपार्श्व या बाइलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होता है जंतुओं का शारीरिक संगठन। ऊतक स्तर का होता है। ऊतक स्तर का होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल या क्या नाम है, अंग नहीं बने होते, केवल क्या होते हैं? ऊतक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जंतु देहगुही होते हैं। देह गुहा नहीं पाई जाती। एसीलोमेट होते हैं। ऑल आर एसीलोमेट। एनिमल्स आर एसीलोमेट। सीलोम नहीं पाई जाती, देह गुहा नहीं पाई जाती। नंबर 5, श्वसन एवं उत्सर्जन। सामान्य शारीरिक सतह से होता है। सतह से होता है। इसका मतलब है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई जनरल बॉडी सरफेस, अर्थात शरीर की सामान्य सतह से ही CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, और उसी सतह से जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जंतुओं में गमन के लिए आठ श्रृंखलाओं से जंतुओं में गमन 8 श्रृंखलाओं से, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, श्रृंखलाओं से
बने हुए सीलियाओं द्वारा होता है। सीलियाओं द्वारा होता है। द्वारा होता है। इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को कॉम्ब जेली या टीनी कहा जाता है, या टीनी कहा जाता है। ठीक है। इस कारण से, इस कारण से जंतुओं को समुद्री अखरोट भी कह देते हैं। सी बाल नट्स, अखरोट भी कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जंतुओं में एक जोड़ी कॉलोट्रल, एक जोड़ी कॉलोट्रल, एक जोड़ी कॉलोट्रल उपांग पाए जाते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? एक जोड़ी कॉलोट्रल उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें संवेदी अंग के रूप में स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। पाई जाती है जो शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं जंतु द्विलिंगी होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर यूनिसेक्सुअल एनिमल नहीं पाए जाते, बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही जंतु में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जनन लैंगिक प्रकार का होता है। कैसा होता है जनन? लैंगिक प्रकार का होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हो। इसमें आप टीनी प्लाना,
प्लूरो ब्रांकिया, बेलामिन, और तीनों प्लेना, तीनों प्लेना। ठीक है, ये इसमें सारे क्या हैं, उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जो हम किस में बता सकते हैं, फाइलम टेनोफोरा के अंतर्गत बता सकते हैं। ठीक है, छोटा सा ही फाइलम होता है, ये हमें केवल इसमें 8-10 पॉइंट ही याद रखने होते हैं। ठीक है, ओके।